बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि तहजीब, शाइस्तगी और मतानत, कल इन तमाम अल्फाज ने अपने होने पे खुद शर्मिंदगी महसूस की जब कौमी असेंबली में होने वाली हंगामा आराई को रिपोर्ट किया गया मीडिया में। पहल किसने की? कौमी असेंबली के इजलास से पहले पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ और इजलास में गुज़श्ता रात होने वाले हंगामे की वीडियो से जिम्मेदारों का तयन किया गया। जराए के मुताबिक पहला थप्पड़ नून लीग के मोइन वट्टू की जानिब से तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी को मारा गया। इस हंगामे की वीडियो में नून लीग के मोइन वट्टू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अमजद नियाजी हंगामा आराई करते हुए वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा, अब तो ये वीडियो में भी साफ जाहिर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहल की गई। जी बिल्कुल, ये पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जारी है जिसमें कल के जो हंगामा आराई हुई थी कौमी असेंबली के इजलास के दौरान वो फुटेज मंगवाई गई है। वो वीडियो देखी जा रही है कि कैसे हंगामा शुरू हुआ और किसने पहल की और किस तरह ये हंगामा जो है और उरूज तक पहुंची। हमारे ज़राए का ये कहना है कि जो वीडियो इस इजलास में पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पेश की गई है उसमें तहरीक इंसाफ के शहरयार खान आफरीदी, डॉक्टर अमजद नियाजी और नून लीग के मोइन वट्टू जो है वो नजर आ रहे हैं हंगामा आराई करते हुए। जबकि असल जो वजह बनी इस झगड़े की वो शायद हकान अब्बासी जो हैं वो सैयद नवीद कमर से जब बात कर रहे थे इसी दौरान शहरयार खान आफरीदी वहाँ पर आते हैं डॉक्टर अमजद नियाजी के साथ और जिसके बाद ये हंगामा शुरू हो जाता है। इन तीनों अफराद के मुतालिक जो है वो इसका तयन किया जा रहा है कि किसने पहल की। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर शाह महमूद कुरैशी कहाँ पर हैं? क्योंकि जो बयानात मैंने सुने हैं शहरयार आफरीदी साहब के, वो ये कहते हैं कि मैं तो शाह महमूद कुरैशी को बचाने के लिए गया था क्योंकि उनको घेरा हुआ था लोगों ने। जी हम उस वक्त मौजूद थे वहाँ पार्लियामेंट हाउस में। ये वाकया सारा जो है जब रूनुमा हो रहा था जो है वो शाह महमूद कुरैशी की तरफ कोई ऐसी जो है वो ना कोई बंदा गया था और ना ही किसी ने कोई कोशिश की थी उन पर हमला करने की। बात सिर्फ जो है वो सैयद नवीद कमर और शायद हकान अब्बासी की ज़िम्मन हो रही थी, लेकिन इस दौरान क्योंकि पीटीआई अरकान जो है वो वहाँ पर जमा थे तो वो उस तरफ जब बढ़े तो उस वक्त ये हंगामा आराई शुरू हो गई। लेकिन अब जो है जब आज सुबह कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो साथ ही जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी तलब कर ली जिसमें ये तमाम वीडियो मंगवाकर इस बात का तयन किया जा रहा है कि किससे की जिम्मेदारी जो है वो बनती है। हमारे अच्छा जावेद बलोच, ये बताइएगा कि ये सारा जो हंगामा था ये किसी भी जमात की जानिब से शऊरी कोशिश भी तो हो सकती है, क्योंकि पैनामा का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में अगर अदालत एक भी जमात के हक में फैसला देती है तो दूसरी जमात की मुखालफत में वो फैसला जाएगा। देखें, जो सूरत है पनामा केस की वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और तहरीक इंसाफ और नून लीग आपस में वहाँ पर अपना अपना केस लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ अदालत के साथ साथ यहाँ कौमी असेंबली की इजलास में भी जो है वो उसने दबाव बढ़ाने की कोशिश की और पीपल पार्टी समेत दीगर जमातों को भी अपने साथ मिलाया। आपने ये भी देखा होगा और ये कल से तमाम सूरत हाल जो है जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि पीपल पार्टी जो बड़ी जमात है अपोजिशन की उसमें तहरीक इंसाफ का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल जावेद बलोच, इसी पॉइंट पर एम्फेसाइज करते हुए कहिएगा कि इस हंगामे की फुटेज तो सारा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे हैं, लेकिन इस हंगामे से पहले इस हंगामे का जो सियाको सबाक था उस वक्त पार्लियामेंट में क्या हो रहा था जब ये हंगामा हुआ? तहरीक इस्तेहकाक का मामला था। तहरीक जावेद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। आप ये वीडियो देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो वीडियो है जो हंगामा आराई की वीडियो है और इसमें अब वाज़े तौर पर ये बात सामने आ गई है कि मुस्लिम लीग नून के मोइन वट्टू की जानिब से पीटीआई के शहरयार आफरीदी को पहला थप्पड़ मारा गया और बाद में क्या हुआ, क्यों हुआ, कितना हंगामा बढ़ा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार है उस पहले थप्पड़ का है। ये पहला थप्पड़ क्यों मारा गया, ये किस चीज की रिटेलिएशन थी, ये किस चीज का गुस्सा था जो निकाला गया है, ऐसा हुआ क्या था पार्लियामेंट के अंदर जिसका इतना गुस्सा मोइन वट्टू को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को था और उन्होंने ये थप्पड़ रसीद कर दिया पीटीआई के रहनुमा शहरयार आफरीदी को। जावेद बलोच एक मरतबा फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। जावेद बलोच, ये बताइएगा कि आप इस सारे हंगामे का पस मंजर बता रहे थे।
वैस बात जो जहाँ से शुरू हुई वो ये थी कि तहरीक इस्तेहकाक का मामला था। अपोजिशन की तरफ से 7 मेंबरान ने जो है वो मुश्तरका अपोजिशन की तरफ से तहरीक इस्तेहकाक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जमा कराई हुई थी, उस पर उसे पेश करने का मामला था। लेकिन स्पीकर ने जो है वो इसको अपोजिशन को इतनी जो है वो छूट दी कि उन्हें ये कहा गया कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो है वो तरीका अपना मौक़िफ़ बयान कर लें, लेकिन तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा जावेद बलोच, कौमी असेंबली का इजलास तो सोमवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इसी सारी सूरत हाल के तनाजुर में जो ऑपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स हैं उनका इजलास हुआ। जी जावेद, सुन पा रहे हैं आप? जी, सूरत हाल यही थी कि जब तहरीक मामला पेश किया गया तो उस वक्त पहले सईद खुर्शीद शाह ने बात की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी जब डाइस पर आए उन्होंने बात शुरू की। जब उन्होंने इख्तिताम किया तो साथ ही नारे लगवाना शुरू कर दिए गए। जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक पहला थप्पड़ नून लीग के मोइन भट्टू की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरयार आफरीदी को रसीद किया गया। हंगामे की वीडियो को वाज़े तौर पर टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा सकता है और अब इस वीडियो की वेटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताते हैं कि शहर कायद से ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि कराची में एक बार फिर बड़ी मिकदार में असलहा पकड़ा गया है। रेंजर्स के लियारी में कार्रवाई हुई है और मुख्तलिफ इक़साम के 301 ग्रेनेड्स, मुख्तलिफ इक़साम के हज़ारों राउंड, दर्जनों मैगजीन्स, 4 जैकेट्स, 1 MG और SMG समेत असलहे की भारी खेप बरामद की गई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा, एक और बहुत बड़ी असलहे की खेप पकड़ी गई है कराची से। जी बिल्कुल, रेंजर्स ने खुफिया जराये की इत्तला पे कार्रवाई की है। लियारी का इलाका है कलाकोट फोटो लैन में, जहां पर एक बंद फ्लैट पे छापा मारा गया और दरवाजा तोड़ ऑपरेशन करते हुए पुलिस ने अंदर मौजूद घर में मौजूद सामान में छुपाया गया भारी मिकदार में असला बरामद किया है। तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है कि बरामद होने वाला असला लियारी गैंगवार के उजैर बलोच ग्रुप का है और बरामद होने वाले असले में भारी तादाद में हथियार हैं, जबकि सिर्फ 300 से जायद जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के ग्रेनेड हैं। बरामद होने वाले असले में 4 अदद जो है वो 303 राइफल हैं, 4 SMGs हैं, LMG है, 2 राइफल G3 हैं, एक 9mm पिस्तौल है, 30 बोर पिस्तौल है, 22 बोर है, 32 बोर पिस्तौल है, एक LMG है अदद। इसके अलावा रिपीटर है, पशपशा राइफल है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इकसाम के जैकेट्स और दीगर जो है वो ईजा रसानी का सामान भी जो है बरामद होने के अलावा हजारों की तादाद में जो है गोलियां भी बरामद की गई है। रेंजर तर्जुमान का कहना है कि ये तमाम तर असला जो है शहर में बदअमनी फैलाने और टारगेट किलिंग के लिए छुपाया गया था। मजीद कार्रवाई इस हवाले से की जा रही है। जी अच्छा रजब, अमूमन तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि लियारी में अब अमन व अमान कायम हो गया है, वहां पर इस किस्म की कोई चीज नहीं है। इतनी भारी मिकदार में ये असलहा बरामद होना लियारी से, ये तो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों जो है ये देखा गया है कि जो लियारी गैंगवार के मुल्ज़िमान थे एक बार फिर जो है वो मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहते हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज भी और 2 रोज कबल भी दस्ती बम के हमले भी इलाके में हुए हैं, खौफनाक धमाके हुए जिनमें बाज़ अफराद जो है वो जख्मी भी हुए थे। जबकि गुज़िश्ता शख्स जो है वो पुलिस के साथ मुबैना तौर पर मुकाबले में इरफान पठान नामी शख्स जो है वो मारा गया है मुकाबले में, जो कि लियारी गैंगवार का कारिंदा था। जबकि जो है वो पुलिस और रेंजर्स भी अपनी तरफ से जो है वो कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अब अलबत्ता जो है ये कहा जा सकता है कि लियारी में अब वो सूरत हाल नहीं है बदअमनी की जिस तरह से पहले थी। अब जो है वो मुल्जिमान हालांकि आ तो रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं वारदातें कर रहे हैं जिस तरीके से पहले किया करते थे। ताहम उसके बावजूद पुलिस और रेंजर्स भी मुतहर्रिक है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली हमें अपडेट करने के लिए। एक बार फिर बात करते हैं गुज़श्ता रोज असेंबली में हंगामा आ रहा है कि जिस पर कप्तान सीखपा है, कहते हैं मुस्लिम लीग नून फाशिस्ट जमात है, नवाज शरीफ को जमहूरियत का सबक डिक्टेटर ने पढ़ाया। इमरान खान ने यह भी कहा कि ऐसी असेंबली का क्या फ़ायदा, इसे बंद कर देना चाहिए, कौम का पैसा बचाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के वज़रा और अरकान असेंबली के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक भी जमा करा दी। वो मुझे कहते थे ना इमरान साहब अब असेंबली में जाएं, आपने असेंबली का हाल देख लिया। सड़कों पर निकलें तो डंडे, ऐवान में आए तो गाली गलोच। हुक्मरान लीग के रवैये पर कप्तान सीखपा असेंबली बंद करने की तजवीज़ दे दी। कौन जाना चाहता है ऐसी असेंबली में? ये बेज़मीर लोग हैं, नवाज शरीफ की करप्शन छुपाने में लगे हैं। आमर से जमहूरियत का सबक सीखने वालों को जमहूरियत की कोई तमीज नहीं। इमरान खान की हुक्मरान लीग पर वार। ये कहते हैं जमहूरियत सिर्फ जब इन्होंने अपनी करप्शन छुपानी हो, नहीं तो
इनको जमहूरियत के ना कोई उनके जो जमहूरियत की तहजीब है, जो जमहूरियत की स्पिरिट है, इनको इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। अपना कसूर भी पूछ लिया। कहते हैं पोजीशन तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि वजीर आजम ने सच कहाँ बोला, सुप्रीम कोर्ट में या असेंबली में। ऐसी असेंबली का क्या फायदा, इसे बंद करें और कौम का पैसा बचाएं। जो करप्शन, जो 12 अरब रुपए की दिन की करप्शन है, वो मेन इशू है पाकिस्तान का। उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी कि मुल्क के सरबराह पे चार्जेस हैं और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। और आपने देखा कि अगर ये हाल है, मुझे बताएं इस असेंबली का क्या फायदा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के वज़रा और अरकान असेंबली के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक जमा करा दी है। शाहिद खाकान अब्बासी, मियां मन्नान और दीगर के खिलाफ जमा कराई गई इस तहरीक में कहा गया है कि नून लीगी अरकान ने जुमेरात के रोज ऐवान में PTI के अरकान पर हमला किया और नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पार्लियामेंट में कल पेश आने वाले वाक़े का मास्टरमाइंड इमरान खान को करार दिया है। उनका कहना है कि वसूख से कह सकती हूँ कि इमरान खान अब अदालत और पार्लियामेंट से भागने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इल्ज़ाम न लगाएं, सबूत लाएं। उनका यह भी कहना था कि पहले वज़ीर आज़म की ज़ात को निशाना बनाया गया, फिर मरियम नवाज को और अब इसहाक डार निशाने पर हैं। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज से खौफजदा हैं। ये खौफजदा पहले शुरू हुई कहानी मियां नवाज शरीफ से, जिनका पैनमा लीक से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद ये खौफजदगी आई मरियम नवाज पे, क्योंकि 2018 में भी इनको पता है कि ये मरियम नवाज का मुकाबला नहीं कर सकते। कहानी शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग से, और अब वो शख्स जिसका नाम इसहाक डार है, अब ये उनसे खौफजदा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पार्लियामेंट में कल पेश आने वाले वाक़े का मास्टरमाइंड इमरान खान को करार दिया है। मरियम औरंगज़ेब का यह भी कहना था कि वो वसूख से कह सकती हैं कि इमरान खान अब अदालत और पार्लियामेंट से भागने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इल्ज़ाम न लगाएं, सबूत लाएं। उनका यह भी कहना था कि पहले वज़ीर आज़म की ज़ात को निशाना बनाया गया, फिर वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया और अब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इमरान खान के निशाने पर हैं। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज शरीफ से खौफजदा हैं। ये कहना था वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का। क्या कौमी असेंबली में फिर मार कुटाई होगी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को खबरदार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की एक ट्वीट पर अपना तबसरा करते हुए आबिद शेर अली ने कहा कि कौमी असेंबली के इजलास में इमरान खान और आप मेरे निशाने पर होंगे। मुस्लिम लीग नून के शेरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। ये एक इंतहाई अहम बयान है आबिद शेर अली की जानिब से जो दिया गया है। उन्होंने मुखातिब किया है इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अब आप मेरे निशाने पर होंगे। ये एक इशारा है कि क्या पार्लियामेंट में जो कुछ कल हुआ वो दोबारा होने जा रहा है, और क्या मुस्लिम लीग नून अब इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि तशद्दुद के जरिए ये सारा का सारा मामला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये किस चीज़ की रिटेलिएशन है, ये किस चीज़ का गुस्सा है, ये सवालात तमाम किए जाने चाहिए। आबिद शेर अली साहब से ये ट्वीट उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली के इजलास में इमरान खान और आप मेरे निशाने पर होंगे। एक बार फिर कौमी असेंबली में क्या हंगामा आराई होने जा रही है। जो कुछ हमने कल देखा, क्या उसका तसलसल हमें नजर आएगा आने वाले इजलासों में? पीर तक इजलास मुलतवी किया गया है कौमी असेंबली का सिर्फ कल की हंगामा आराई की वजह से। एक इंतहाई बुरा तासुर जो है वो गया है कल के इस वाक़े के बाद, जिस तरह से हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहल की गई और शहरियार आफरीदी के ऊपर पहला थप्पड़ जो है वो बरसाया गया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से, और अब आबिद शेर अली जो मुस्लिम लीग नून ही के एमएनए हैं उनकी जानिब से फिर ये कहा गया एक ट्वीट के जरिए कि कौमी असेंबली के अंदर अहम बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि कौमी असेंबली के अंदर अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मेरे निशाने पर होंगे। क्या तासुर देना चाह रहे हैं वो, इस सारे मामले को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? क्या एक बार फिर कौमी असेंबली अखाड़ा बनने जा रही है? क्या वहां पर एक बार फिर हंगामा आराई होगी? क्या कल का वाक़या हमें दोबारा देखने को मिलेगा? ये एक तसलसल है जो शुरू होने जा रहा है। तमाम सवालात हैं जो आबिद शेर अली से किए जाने चाहिए, उनके जवाबात अब उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की ट्वीट उनकी जानिब से आई है, ये ट्वीट जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उन्हीं से करना बनता है। मुस्लिम लीग नून के शेरों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, आबिद शेर अली की जानिब से
ये कहा गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, कैसे देखते हैं कल का वाक़या और फिर उसके बाद आज की आबिद शेर अली की ट्वीट? क्या होने जा रहा है? मुस्लिम लीग नून को इतना गुस्सा किस बात का है? मुस्लिम लीग नून को इसका गुस्सा है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस तरह से वहां पर इनके कपड़े उतरे हैं और जिस तरह से पता चला है कि किस तरह इन्होंने अरबा रुपया मनी लॉन्डर किया और वहां से वापस आया, अब ये चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाएं जिससे तवज्जो जो है वो हटे, असल मसले से तवज्जो हटे और दूसरी तरफ जो है वो जाए। और ये जो अपना इनका प्रॉब्लम ये है कि जो ये कर रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक अनार्की पैदा होगी। जो ये पार्लिमान के अंदर कर रहे हैं, जो पार्लिमान के बाहर कर रहे हैं, इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ। फवाद, आप नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों ऐसी बात करेगी, क्यों अपने आप को एक्सपोज करेगी? अगर इस तरह की बात की है आबिद शेर अली ने, MNA है, एक सियासतदान है, तो आखिर कोई वजह तो होगी। इसके पस मंजर में ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर दिया इमरान खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी ने, ये बात यहाँ तक पहुँच गई? इसके जवाब में मैं वही आपको पस मंजर ये बता रहा हूँ कि पनामा पेपर्स के केस में मुस्लिम लीग नून सख्त दबाव में, वो इस दबाव से निकलने के लिए इशू डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान में पार्लिमान के अंदर और पाकिस्तान में पार्लिमान के बाहर एक लड़ाई क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग पनामा पेपर्स को भूल जाएं और उधर चले जाएं। और ये इस कदर बेवकूफ़ी है कि हुकूमत कन्फ्रंटेशन पैदा नहीं करती। पार्लिमान के अंदर पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द मेजॉरिटी पार्टी। अगर पार्लियामेंट में माहौल खराब होता है तो नुकसान हुकूमत का हो रहा होता है, और ये खुद ही जाके अपोजिशन को जो है वो इस तरह से सलूक कर रहे हैं। इससे मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। हुकूमत के तो फेवर में ही नहीं होती कि कन्फ्रंटेशन हो। हुकूमत तो मामला को संभालती है, लेकिन आबिद शेर अली जैसे ज़हीन लोग जिस हुकूमत में हो, जाहिर है कि वहाँ पर संभालने की बात कैसे हो सकती है। वहाँ तो इंतजामी की और हालात खराब करने ही की बात हो सकती है, जो आबिद शेर अली कर रहे हैं बार बार। अच्छा फवाद, ये अब तक आपने जो भी जवाब दिया वो सब का सब इस सारे मामले का पॉलिटिकल फॉल आउट था, लेकिन अगर इस सारे मामले के मॉरल फॉल आउट की बात की जाए कि किस तरह पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट पूरी दुनिया की टेलीविजन स्क्रीन पर एक दूसरे के दस्तो गरेबा हो रहे हैं, और वो किसी पब्लिक इशू के लिए नहीं हो रहे हैं कि मेरे इलाके के लोगों को सड़क नहीं मिल रही, हस्पताल नहीं मिल रहा, बस नहीं मिल रही, बल्कि वो जाती मफादात के लिए एक दूसरे से दस्तो गरेबा हो रहे हैं, चाहे उनमें से ठीक कोई भी हो, गलत कोई भी हो। नहीं, गलत कोई भी नहीं, गलत एक ही होता है। सब लोग गलत नहीं होते, जाहिर दूसरा जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। और ये जो आप गुर्बत की बात कर रहे हैं, ये आप जो लाचारी की बात कर रहे हैं, सबसे अहम मामला ये है कि ये करप्शन इसका बायस है। जब मुल्क में हुक्मरान अरबा रुपया जो सेहत पर खर्च होना है, जो हेल्थ पर खर्च होना है, वो लूट के अपने बच्चों को दे दें और मैफेयर में अपार्टमेंट्स ले लें, और फिर आप ये समझें कि इसके नतीजे में ये बहस जो है ये जाती बहस है। पनामा पेपर्स का केस कोई इमरान खान का जाती केस नहीं है, PTI का जाती केस नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, जिनसे स्कूल बनने थे, जिनसे कॉलेज बनने थे, जिनसे हॉस्पिटल बनने थे, वो पैसा पाकिस्तान से चोरी हुआ और लंदन में मेफेयर अपार्टमेंट। फवाद, आप समझते हैं कि ये सब एक डेलिब्रेट एफर्ट थी? ये सब एक डेलिब्रेट एफर्ट थी और इसका मकसद है ये से तवज्जो हटाना। कल जो कतरी खत का ड्रामा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं पनामा केस की। आज होने वाली समाअत की। पनामा केस अहम मोड़ में दाखिल हो गया है। 5 रुकनी बेंच ने नैब से नवाज शरीफ और इसाक डार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस आसिफ खोसा का यह कहना है कि अदालत देखना चाहती है कि इसाक डार को माफीनामा कैसे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वरासती जायदाद की तकसीम, तहाइफ की तफसीलात जमा कराने के लिए वजीर आजम के वकील को पीर तक की मोहलत दे दी है। बेंच के सरबराह ने वाज़ेह किया कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने तक इस केस को सुनेंगे। पनामा केस तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसाक डार के वकील शाहिद हामिद ने दलाइल देते हुए कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में एतराफी बयान के बावजूद इसाक डार को 17 माह जेर हिरासत रखा गया। इसाक डार से एतराफी बयान पर जबरदस्ती दस्तखत कराए गए।
जबकि वो इसकी कई बार तरदीद भी कर चुके हैं। इसहाक डार को पहले माफी मिल गई थी, जबकि एतराफी बयान बाद में रिकॉर्ड हुआ। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि बज़ाहिर लगता है कि पहले इसहाक डार को माफी दी गई, जिसके बाद एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया गया। अगर ऐसा है तो फिर इस एतराफी बयान की बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर माफी पहले दी गई हो और फिर बयान रिकॉर्ड हुआ हो तो मुल्ज़िम गवाह बन जाता है। अदालत ने नैब को हिदायत की कि सोमवार तक ये बताया जाए कि इसहाक डार को मशरूत या गैर मशरूत माफीनामा दिया गया। इससे पहले वजीर आजम के वकील मखदूम अली खान ने इस्तदा की कि उन्हें विरासती जायदाद की तकसीम और तहाइफ की तफसीलात जमा कराने के लिए पीर तक मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत का कहना था कि पहले कहा गया था कि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, तलब करने पर पेश कर दी जाएंगी। ताहम अदालत ने उन्हें पीर तक मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पनामा केस की वजह से ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो आम हालात में कभी सामने न आती। इसहाक डार ने गैर कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेजने का एतराफ किया था। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के आला ओहदेदारों को वादा माफ गवाह करार दिया और कहा कि जब नवाज शरीफ जद्दा गए तो ये समझते थे कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इमरान खान की हुक्मरान लीग पर धुआंधार तनकीद, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आज अभी जो हुआ इसके अंदर असल मनी ट्रेल सामने आई है, वो है इसहाक डार वाली। जो अब चीज सामने आई वो ये है कि इसहाक डार इनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, और जो वो केस था, ये याद रखें, इसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी। इसहाक डार ने मैजिस्ट्रेट को अप्रूवर बन के स्टेटमेंट दी थी। उधर पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ बिला वजह नहीं हुआ। ऐसे लंबे लंबे खत तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे। वुज़रा अपने बयानात में तलखी पैदा कर रहे हैं, इंसाफ को धमकाने और मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। और ये तलखी पिछले 5 दिनों से वुज़रा अपने बयानात में पैदा कर रहे हैं। इंसाफ को धमकाने की कोशिश की जा रही है, इंसाफ को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह इंसाफ जिंदाबाद होगा। और ये जो इतने लंबे लंबे खत आ रहे हैं, ऐसे खत तो शहजादा सलीम ने भी अनारकली को नहीं लिखे थे, जो कतरी ने नवाज। शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। बात करते हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की। वो कहते हैं कि पनामा केस वजीर आजम उनके खानदान के लिए दलदल साबित हो रहा है। जहां माल मुफ्त होता है वहां दिले बेरहम भी हो ही जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई हलाल के माल से 52 करोड़ रुपए तोहफे में देता है। पनामा स्कैंडल उनके लिए एक ऐसा दलदल साबित हो रहा है जिससे हुक्मरान खानदान के लिए निकलना नामुमकिन है। हम सुन रहे हैं कि 52 करोड़ रुपए के तोहफे दिए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। क्या ये हलाल माल से 52 करोड़ के तोहफे कोई देता है या कोई लेता है? लेकिन जहां माल मुफ्त होता है वहां दिल बेरहम होता है। और अब बात करेंगे हज करप्शन केस के हवाले से। हज करप्शन केस के फ्रंटमैन अहमद फैज को 30 बरस कैद की सजा सुना दी गई है। मुलजिम अहमद फैज साबिक टीजी हज राव शकील का फ्रंटमैन था और हज करप्शन केस का आखिरी मुलजिम था जिसे अब सजा सुनाई गई है। आपको आगाह कर रहे हैं हज करप्शन केस से मुतालिक, जिसमें फ्रंटमैन अहमद फैज को 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साबिक वजीर हामिद सईद काज़मी को भी सजा सुनाई गई है, जबकि मुलजिम अहमद फैज साबिक डीजी हज राव शकील का फ्रंटमैन था। हज करप्शन केस के फ्रंटमैन अहमद फैज को 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। FIA की जानिब से वसीम मुमताज रांझा और इंस्पेक्टर अफजल न्याजी पेश हुए। हज करप्शन केस में मुलजिम अहमद फैज को FIA ने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में पेश किया। मुलजिम अहमद फैज साबिक डीजी हज राव शकील का फ्रंटमैन और हज करप्शन केस का आखिरी मुलजिम भी था। इससे पहले हज करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी और साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी मजहबी अमूर आफ्ताबुल इस्लाम को 12 साल कैद, जबकि साबिक डीजी हज राव शकील को मजमूई तौर पर 30 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इसके साथ 100 इंडेक्स 50,550 पॉइंट से तजावज़ कर गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे राजा कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान बताइएगा अपडेट्स क्या हैं? जी, जब से कराची स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज सरमायाकार आए हैं, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है और अब हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो मुसलसल तेजी की जानिब गामजन है और यही तेजी मुसलसल 2 रोज से देखी जा रही है। जब से इस हफ्ते का आगाज हुआ है ये तेजी का अमल जारी है और मुसलसल जो है नए स्किल्स में बाइंग हो रही है। सरमायाकारों का ख्याल है कि ये जो चाइनीज सरमायाकार है इसके आने से स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट है उसमें बेहतरी आएगी, नई कंपनियां नए स्क्रिप्ट आएंगे तो इंडेक्स को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सतह पर लाया जाए। जो हम इसमें स्क्रिप्ट देख रहे हैं उसमें जापान पावर और के इलेक्ट्रिक जो है नुमाया है। के इलेक्ट्रिक में चूंकि चीनी सरमायाकारी आ रही है लिहाजा उसमें भी जो सरमायाकार है वो तेजी से सरमायाकारी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा कामरान हमें अपडेट करने के लिए। अगर कोई पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर थक गया है तो उसके लिए खबर यह है कि भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म काबुल को जल्द ही नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। भारतीय प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की जानिब से पाकिस्तानी फनकारों के काम करने पर पाबंदी के बाद पाकिस्तान में भी भारतीय फिल्मों की नुमाइश रोक दी गई थी और भारतीय टीवी चैनल्स भी मुल्क भर में बंद कर दिए गए थे, जबकि पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान की जानिब से कारोबार मुतासर होने पर एक मरतबा फिर भारतीय फिल्म की नुमाइश की इजाजत तलब की गई थी, जिस पर हुकूमत ने अब बड़ा फैसला कर लिया है। ऋतिक रोशन की फिल्म काबुल को भी एनओसी जारी कर दिया गया है। तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया है। भारतीय फिल्में एक बार फिर पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनने के लिए तैयार। कदम जो मिले तो फिर साथ हम तुम चले। बीबीसी के मुताबिक भारतीय फिल्मों के लिए एनओसी देने का अमल एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। जल्द ही पाकिस्तानी सिनेमा घरों में भारतीय फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जा सकेंगी। मुझे पता क्या हुआ सू? क्या हुआ सू? मुझे पता सू। इत्तलात के मुताबिक ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल को एनओसी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आज शाम तक फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनने का इम्कान है। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा। फिल्म शायकीन माहिरा खान और शाहरुख खान की फिल्म भी इस वीकेंड पर एंजॉय कर सकेंगे। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शाहरुख खान और माहिरा खान की फिल्म रईस आइंदा जुमे पाकिस्तानी सिनेमा घरों में रिलीज कर दी जाएगी। सबूत ले आइए, ले जाइए। और खबर देते हैं आपको शहर कायद से, जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भरपूर कार्रवाइयां की हैं। लियारी सेंगुलेन में मुकाबले के दौरान गैंग वॉर का कारिंदा मारा गया। मुल्जिम इरफान छाची 100 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलव्विस था। इत्तलात के मुताबिक मुल्जिम ने लियारी के मुख्तलिफ थानों पर दस्ती बम से हमले भी किए। दीगर इलाकों से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। शाह लतीफ टाउन पुलिस कराची ने बदनाम जमाना मुनशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके लियारी में कई अफराद के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस गैंगस्टर इरफान पठान मारा गया, जबकि इसके दीगर साथी फरार हो गए। हलाक मुल्जिम इरफान पठान लियारी गैंग वार का अहम किरदार फैसल पठान का करीबी साथी था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था। PIB कॉलोनी पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में बदनाम मुंशियात फरोश दरवेश के अड्डे पर छापा मारकर 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया और 32 किलो चर्स भी बरामद कर ली। दूसरी जानिब इत्तेहाद टाउन पुलिस ने भी 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 2.5 किलो चर्स बरामद कर ली। उधर साइड और मदीना कॉलोनी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उधर डिफेंस फेज 7 में सलमान नामी शख्स जहर खुरानी से हलाक हो गया, जबकि फिरोजाबाद के इलाके PECHS में हल पार्क के करीब घर से अल्लाह रखा नामी शख्स की लाश मिली है। कराची में मेयर की जानिब से सफाई मुहिम के बावजूद जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। सदर पार्किंग प्लाजा के सामने मौजूद है हमारी नुमाइंदा मोना सदीकी, उनसे जानते हैं सफाई की सूरत हाल। मोना सदीकी बताइएगा।
इलाके हो या हो इंडस्ट्रियल एरिया या हो कारोबारी इलाके, हर जगह आप देखें यहाँ पर आपको कचरे के ढेर जा बजा यहाँ नजर आते हैं। गली हो, कूचा हो, मोहल्ला हो, हर जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी यहाँ पर खड़ा दिखाई देता है। जैसा कि दूसरी तरफ जो है मेयर कराची की 100 रोजा मुहिम भी जारी है, जिसके तहत वो कराची भर से जो सफाई होती है उस मुहिम पर जाते हैं और दौरा भी करते हैं, वहाँ के इलाकों का मुआयना भी करते हैं। मेरे कैमरामैन अली लाखो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये रिहायशी एरिया है जहाँ पर मनो हमें कचरा नजर आता है, इस कदर गंदगी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, इतना ताफुन फैला हुआ है। और सोने पे सुहागा ये होता है कि इस कचरे को जब आग लगा दी जाती है तो ये कचरा जो है और भी ज्यादा तकलीफ दे और बदबू फैलाता है। इस वक्त यहाँ की जो मकीन है उनका यही कहना है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई ना सेहत का कोई खास इंतजाम है और ना ही हमारे लिए सफाई सुथराई का कोई हुकूमत की जानिब से हमें बेहतर सहूलियात दी जाती हैं, जिसकी वजह से हम जो है और हमारे बच्चे यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, मलेरिया और दूसरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। और हुकूमत से और मेयर कराची से मुतालबा करते हैं कि हमारे शहर को साफ सुथरा करके हमें एक सेहतमंद। ठीक है मोना सदीकी, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, इस्लामाबाद में फिर से गैस लीकेज से धमाका हुआ। थाना लोहे भीर के इलाके में धमाके से एक ही घर के 5 अफराद जख्मी हो गए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये धमाका हुआ है और आपको बताएं कि एक ही घर के 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 2 हफ्ते के दौरान गैस लीकेज से ये चौथा वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाकों के वाकयात बढ़ने लगे। थाना लोहे भीर के इलाके में एक बार फिर गैस लीकेज से घर में धमाका हुआ। PWD में वाक़े घर में धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लाइट ऑन करने पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। जख्मियों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद में गैस लीकेज से आतिशज़दगी का ये चौथा वाक़या है। 20 जनवरी को इस्लामाबाद की PWD कॉलोनी में ही गैस लीकेज से धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए थे। गैस लीकेज के बाइस धमाकों के सद्देबाब के लिए जहां हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है, वहां शहरियों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और रात को सोते वक्त तमाम बटन्स बंद होने को यकीनी बनाना चाहिए। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। तुफ्तान में फंसे ज़ायरीन को टिकट्स देने के बावजूद एक मरतबा फिर कोयटा वापस लाने के इंतजामात ना किए गए। सारी रात शदीद सर्दी में बसों के इंतजार में बाहर बैठे रहने वाले 450 ज़ायरीन ने तुफ्तान में फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। और इस वक्त आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया कानून का वो क्योंकि बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, पाबंद नहीं, फिर भी एक एक पैसे का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। हुसैन से लेकर उसके दादा तक हर हिसाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका। आपको तकलीफ है उस वजीर आजम की, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 2018 में बिजली पूरी होगी, सीपैक अमली शक्ल इख्तियार कर रहा होगा, दहशतगर्दी कम हो चुकी होगी, पाकिस्तान में रोजगार बढ़ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में गिनी जा रही है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। वो नवाज शरीफ का आप मुकाबला कैसे करेंगे? इसी वजह से कभी उस पर धांधली का इल्जाम लगाते हैं और कभी करप्शन का। पहले धांधली वाले मामले पर क्लीन चिट अल्लाह ताला ने दिलवाई सुप्रीम कोर्ट से, अब जाती मामलात पर भी मिलेगी, मगर इसके बाद हिसाब आपका शुरू होगा और हम आपका पीछा करेंगे उस वक्त तक जब तक आपको कौम के सामने आपके असल चेहरे से पर्दा ना उठाया और आपके खिलाफ किए गए वो रेफरेंस और रिट को अंजाम तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कौम को कि हमसे मनी ट्रेल मांगने वालों का अंदर क्या है, किसने लोन माफ करवाए, किसने ऑफशोर कंपनियां छुपाई और किसने दरबारों का हिसाब देना है। हम आपका पीछा करेंगे। हम चाहते हैं कि असेंबली बड़े अच्छे तरीके से चले, मगर किसी को जोर जबरदस्ती या बदमाशी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, खबर से आपको आगाह करेंगे। पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में अपोजिशन की स्पीकर अयाज सादिक पर शदीद तनकीद सामने आई है। अपोजिशन रहनुमाओं का यह कहना था कि स्पीकर ऐवान को चलाने में नाकाम हो गए हैं। स्पीकर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कहते हैं अगर ऐवान को एतमाद नहीं तो वो आज ही अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा देते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे जावेद बलोच से। जावेद बताएगा, स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से इस्तीफे की पेशकश की गई है? जी बिल्कुल, पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास है स्पीकर को जारी है, जिसमें कल के हंगामा जो है वो फुटेज का जायजा लिया गया कि कैसे हंगामा किस तरह ज्यादा कसर हुआ है कि अपोजिशन रहनुमाओं जावेद हमारे साथ ही रहिएगा। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक पर शदीद तनकीद और उसके बाद अयाज सादिक की जानिब से इस्तीफे की पेशकश की गई है। अब देखना ये है कि इस मामले पर आगे क्या पेशरफ्त होती है। कल के हंगामे को लेकर आज इजलास के अंदर रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया स्पीकर अयाज सादिक को। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अहम खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली पर एक मैच खेलने की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें वनडे में स्लो ओवर रेट पर हुआ। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली पर एक मैच खेलने की पाबंदी आयद कर दी गई है। कप्तानी तो गई सो गई, एक मैच खेलने पर भी पाबंदी लग गई। कौमी क्रिकेट टीम के ओडीआई कप्तान अजहर अली के लिए एक मैच पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन महज इतना ही नहीं, इन पर जुर्माना भी आयद किया गया है। अजहर अली को अपने एक मैच की आमदनी का 40%, जबकि बाकी खिलाड़ियों को अपनी आमदनी का 20% हिस्सा जुर्माने के तौर पर अदा करना होगा। एडिलेड ओवल में सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तानी टीम 50 ओवर मुकर्ररा वक्त पर पूरा ना कर सकी। इससे कबल दौरा न्यूजीलैंड में भी अजहर अली को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना अदा करना पड़ा था। पीसीबी अजहर अली को बतौर कप्तान हटाने का पहले ही अंदिया दे चुका है। और अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुख्तलिफ बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी की। चित्राल में शदीद बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी मुअत्तल करके रख दिए हैं, जबकि लवारी टॉप को आज भी ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। गजर में अब तक 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, जबकि स्तूर के तमाम बालाई इलाकों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आसमान से रूई के गिरते गाले पहाड़ों की चोटियां अजब नजारा पेश करने लगी हैं। चित्राल और गिरदोनवा के इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में है, जबकि लवारी टॉप पर कई फीट बर्फ पड़ चुकी है, जिससे रास्ते बहाल ना हो सके। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गजर में भी हर जानिब बर्फ ही बर्फ है। इस दौर शहर में अब तक 2 फीट, जबकि बालाई इलाकों में 5 फीट बर्फ पड़ चुकी है। कोयटा ज़ियारत कल्लात में बर्फबारी थम चुकी है, ताहम कई सड़कें बदस्तूर बंद हैं। मल में बर्फबारी के बाद कई दरख्त गिर गए। मौसम खबर देने वालों ने बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। कहीं धुंध, कहीं बादल, कहीं चमकती धूप का राज है। लाहौर समेत बेशतर मैदानी इलाकों में सूरज आबोताब से रोशन है, जबकि मरी की बुलंदोबाला चोटियों पर पड़ने वाली सूरज की किरणें मलका कोहसार की दिलकशी में मजीद इजाफा कर रही हैं। मौसम की खबर देने वालों ने शदीद सर्दी की लहर मजीद 2 से 3 दिन तक बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। 3 दिन की बारिश के बाद बादल छके, सूरज ने अपना मुखड़ा दिखा दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में चमकती धूप से मौसम निखरा निखरा है।
راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسم اچھلا اچھلا ہے جبکہ سردی کی شدت برقرار ہے۔ پنجاب کے شہروں ملتان، توبہ ٹیک سنگھ، چیچاورتی، گوجرا، پیر محل، شورکوٹ سمیت پشاور، ہنگو اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں بھی رات سے صبح تک دھند راج رہا، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، جبکہ ملتان میں پروازوں کا شیڈیول معطل رہا۔ چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت ابھی 2 سے 3 دنوں تک برقرار رہے گی۔ دوسری جانب مری کی بلند و بالا چوٹیوں پر گزشتہ روز کی برفباری کے بعد آج سورج کی کرنیں چاندی بکھیر رہی ہیں۔ کوئٹہ، کلات اور زیارت سمیت بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی رگوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج برقرار ہے، جبکہ کراچی کا درجہ حرارت 9 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پہ گزشتہ 3 روز کی بارش کے بعد آج نکلنے والی دھوپ نے شہریوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیا ہے۔ شہری دھوپ سے کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ہماری نمائندہ جویریہ نذیر۔ جی جویریہ نذیر، بتائیے گا فیصل آباد کے شہری موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، سندھ شہر میں آج 3 روز کے بعد دھوپ نکلی ہے تو شہری اس دھوپ کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے فیصل آباد میں شدید بارش ہوتی تھی، کبھی ہلکی پھلکی بارش ہوتی تھی۔ اس بارش کو شہریوں نے سموسے پکوڑے کھا کے انجوائے کیا، تو آج کی دھوپ کو بھی خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اس ہلکی پھلکی 50-50 دھوپ کو انجوائے کرنے کے لیے تفریح گاہوں اور پارکوں کا رخ کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں اس وقت گرین ویو میں ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس ہلکی پھلکی دھوپ کو اورنج کھا کے انجوائے کر رہی ہے۔ اس فیملی سے آپ کی بات کرواتی کہ وہ فیملی کیسے دیکھ رہی ہے آج موسم کو۔ جی ماشاءاللہ 2-3 دن تو بارش ہوتی رہی ہے، کافی تھوڑے سموسے کھائے ہیں۔ آج ذرا دھوپ نکلی ہے تو ہم نے کہا ذرا دھوپ کا بھی مزہ لے لیں۔ اب دھوپ میں بیٹھے ہیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، مالٹے کھائے جا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے۔ دھوپ میں کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے۔ دھوپ جو نکلی ہوئی اس میں اتنی تپش تو نہیں، لیکن اس کے باوجود شہری جو ملو جلو موسم کو جو خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر بارش ہم لوگوں نے انجوائے کی ہے سموسے پکوڑے کھا کے، تو آج سردیوں کی جو دھوپ ہے، ہلکی پھلکی دھوپ ہے، اس کو بھی خوب انجوائے کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں لوگ کنو کھا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی پرواہ نہیں، انہوں نے تو میکسیکو سے درآمدات پر ٹیکس عائد کر کے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اخراجات پورے کرنے کا منصوبہ بنا گیا ہے۔ امریکہ کو میکسیکو سے درآمدات پر ٹیکس لینے کا منصوبہ، دونوں ممالک کے بیچ کشیدگی بڑھ گئی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ میکسیکو سے درآمدات پر ٹیکس عائد کر کے سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اخراجات پورے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ارکان کانگریس سے بات چیت کرنے کے بعد درآمدات پر ٹیکس کے منصوبے کو کانگریس نے ٹیکس اصلاحات سے متعلق پیکج کا حصہ بنانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ We will not accept any renegotiation of the free trade. ترجمان کے مطابق میکسیکو سے درآمدات پر 20% ٹیکس سے اندازہ سالانہ $10 ارب حاصل ہوں گے، جو سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے کام آئیں گے۔ دوسری جانب دیوار پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد میکسیکو کے صدر نے 31 جنوری کو اپنا طے شدہ دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس دورے میں 2 ملکوں کے درمیان تجارت اور امیگریشن معاملات پر بات چیت ہونا تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔